Hi guys, how are you? Guys, welcome to all of you at my YouTube channel. And guys, सभी का स्वागत है मिशन 2.0। एज यू ऑल नो कि ये मिशन हम लोगों ने स्टार्ट किया है फॉर डूइंग सम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू जीएसटी। एंड आई हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर्स, कुछ मैं कवर जो कर चुका हूँ। आई एम वेरी श्योर वो आपने देख लिए होंगे। सो वी हैव कवर्ड वैल्यूएशन, वी हैव कवर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम, वी हैव कवर्ड आईटीसी। ठीक है जी, ये जो जितने भी मैं चैप्टर मेजर मेजर करा रहा हूँ ना, इनमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जरूर आते हैं। तो आपने ये सारे चैप्टर्स जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ आपने वैसे ही पढ़ने हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आज मैं जो आपको क्वेश्चन कराने जाऊंगा दैट इज पेमेंट। तो हम लोग इसको रिवाइज भी करेंगे डेफिनेटली, और एट द सेम टाइम हम पेमेंट को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी सारे करेंगे। ठीक है जी। तो आज हम पेमेंट ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें कुछ अमेंडमेंट्स भी हैं। ठीक है, जो कि एप्लीकेबल हैं फॉर जून 2020 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। सो डेफिनेटली आपको वो अमेंडमेंट भी मेरे साथ समझनी है। ठीक है जी। तो आई एम वेरी श्योर ये जो क्लास है हमारी दैट विल बी जस्ट फॉर 1 आवर मैक्सिमम। और इस 1 आवर के अंदर मैं आपको ये चैप्टर जो है बहुत डिटेल में समझाऊंगा। और इनफैक्ट जिन्होंने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा है वो भी अगर आज इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ेंगे तो उनको 100% पूरा समझ आएगा। ठीक है सर। और अलॉन्ग विथ क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आई एम वेरी श्योर आपको इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है। ठीक है सर। और मैंने बार बार कहा इसमें जो अमेंडमेंट होंगी वो भी मैं साथ में ही करा दूंगा, ताकि आपका जो चैप्टर्स हैं अलॉन्ग विद अमेंडमेंट्स खत्म होते रहें। जैसा कि कॉम्पोजिशन स्कीम मैंने आपको अमेंडमेंट के साथ कराया, पेमेंट मैं आपको अमेंडमेंट के साथ कराऊंगा, आईटीसी मैंने अमेंडमेंट के साथ कराया, वैल्यूएशन मैंने अमेंडमेंट के साथ कराया। तो जो भी चैप्टर मैं आपको करा रहा हूँ ये फुली अमेंडेड है, तो इसके अंदर आपको बिना कोई टेंशन लिए ऐसे ही पढ़कर बस पेपर में जाना है। ठीक है सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट पहले नहीं करेंगे, पहले हम चैप्टर को समझेंगे और बिल्कुल लास्ट में हम अमेंडमेंट पढ़ेंगे। ठीक है सर। देखिए, जब हम चैप्टर पढ़ते हैं पेमेंट, तो पहले तो हमें ये समझना है कि हमें जीएसटी में पे क्या करना होता है। देखिए, हम सबको मालूम है कि हम लोग जीएसटी जब लेवी करते हैं तो उसका जो टैक्सेबल इवेंट होता है वो सप्लाई होता है। नाउ सप्लाई कैन बी इंट्रा स्टेट, सप्लाई कैन बी इंटर स्टेट, राइट। तो इंट्रा स्टेट में आप सबको मालूम है सीजीएसटी पे करना होता है, एसजीएसटी, और अगर आप यूनियन टेरिटरी से सप्लाई कर रहे हो तो यूटीजीएसटी। ये आपकी पेमेंट्स है। और इंटर स्टेट में आपको पे क्या करना होगा, आईजीएसटी। और कुछ अदर पेमेंट्स भी होती हैं लाइक इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, या फिर कोई एनी अदर पेमेंट्स। ठीक है जी। और इसके अलावा आपको याद होगा कि कुछ चीज़ों पर लगता है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, तो हमारा ये भी लाइबिलिटी टू पे आ सकता है कुछ लोगों पर जो इस सप्लाई को कर रहे हैं जिस पर ये सेस लगता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब अगर मैं कहूँ कि मैं इंट्रा स्टेट सप्लायर हूँ तो डेफिनेटली मेरे ऊपर ये सब लाइबिलिटीज़ रहेंगी। अगर मैं इंटर स्टेट हूँ तो मुझ पर ये सब रहेंगी। अगर मैं इंट्रा इंट्रा दोनों कर रहा हूँ तो ये सब रहेंगी। और अगर मेरा प्रोडक्ट नोटिफाइड है जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के लिए तो क्या मुझ पर ये लाइबिलिटी भी रहेगी। तो ये मेरी लाइबिलिटीज़ होती हैं बेटा। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारा जो जीएसटी का कॉमन पोर्टल है ना, वो क्या करता है, आपकी जो भी लाइबिलिटी होती है ना उसके ना वो मेजर और माइनर हेड्स बनाता है बेटा। ठीक है ना, आपके ना मेजर और माइनर हेड्स बनाए जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे ये मेजर हेड्स हैं हमारे और ये हैं उसके माइनर हेड्स। ठीक है ना, एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए एक मेजर हेड हमने खोला सीजीएसटी, तो अब इसके नीचे माइनर हेड्स खुलेंगे कि आपको सीजीएसटी से रिलेटेड टैक्स पे करना है, लेट फी पे करनी है, पेनल्टी पे करनी है। आई होप सो यू आर गेटिंग द पॉइंट ना। ये देखो हमने बनाया हुआ है, टैक्स पे करना है, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, या किसी अन्य तरह की पेमेंट करनी है। तो इस तरह से आपको कॉलम्स मिल जाएंगे। ठीक है जी। तो मेजर हेड है सीजीएसटी और उसके नीचे माइनर हेड्स आ जाएंगे। ठीक है सर। ऐसे ही मेजर हेड होगा आईजीएसटी, उसके नीचे माइनर हेड्स आ जाएंगे। ऐसे ही मेजर हेड होगा एसजीएसटी, उसके नीचे क्या आ जाएंगे, माइनर हेड्स। तो कोई बड़ी बात नहीं है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि
हमारे पास मेजर हेड्स किस किस का होता है और माइनर हेड किस किस का होता है। तो आपने ध्यान रखना है, मेजर हेड होता है आईजीएसटी का, और उसके अंदर ये सारे माइनर हेड्स होते हैं। सीजीएसटी का मेजर हेड, उसके अंदर ये सारे माइनर हेड्स। एसजीएसटी का मेजर हेड, उसके अंदर ये माइनर हेड। यूटीजीएसटी का मेजर हेड, उसके अंदर ये माइनर हेड्स। सेस का मेजर हेड, उसके अंदर ये माइनर हेड्स। ठीक है सर, समझ गए सर। ठीक है जी। तो जब भी हमें पे करना होता है तो हमें पहले देखना होता है कि हम कौन से मेजर हेड में पे करना हमारी लाइबिलिटी आ रही है, और मेजर हेड के अंदर भी जाकर फिर हम देखते हैं कि उसके कौन कौन से माइनर हेड की लाइबिलिटी हमें पे करनी है। ठीक है सर, समझ आ गया सर। तो आई एम वेरी श्योर ये पॉइंट हमारे को समझ आता है। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, अब ये अगर आपने क्लासेस मुझसे ली हैं तो आपको याद होगा मैंने आपसे क्या कहा था कि वंस यू आर रजिस्टर्ड तो कॉमन पोर्टल पे आपके 3 इलेक्ट्रॉनिक लेजर्स खुल जाते हैं। एक को हम बोलते हैं ई कैश लेजर, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, और एक होता है ई लाइबिलिटी रजिस्टर। ये जितने भी आपके लेजर्स खुलते हैं ये अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं। जीएसटी पीएमटी 01 में आपका लाइबिलिटी रजिस्टर होता है, जीएसटी पीएमटी 02 में आपका क्रेडिट लेजर होता है, एंड जीएसटी पीएमटी 05 में आपका कैश लेजर होता है। जितने भी एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स इस क्लास को देख रहे हैं प्लीज ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जीएसटी पीएमटी फॉर्म नंबर्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर। अब अगर कोई मुझसे पूछता है कि सर लाइबिलिटी रजिस्टर, क्रेडिट लेजर, कैश लेजर, इनमें जो भी अमाउंट क्रेडिट या डेबिट होते हैं इसका कोई प्रोसीजर होता है? बिल्कुल होता है, वो प्रोसीजर इन रूल्स में दिया हुआ है। ठीक है सर। तो अगर आप मुझसे कैश लेजर के बारे में पूछेंगे तो जो भी मैं कैश लेजर के बारे में आज आपको बताऊंगा दैट इज टेकन फ्रॉम रूल 87। अगर मैं जो भी आपको क्रेडिट लेजर के बारे में जो भी बताऊंगा दैट इज टेकन फ्रॉम रूल 86। एंड लाइबिलिटी रजिस्टर के बारे में मैं आपको जो भी बताऊंगा डेफिनेटली वो नजर आएगा रूल 85 से। ठीक है सर। तो बेसिकली इस तरह से हम लोगों ने पेमेंट समझना है। ठीक है सर। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले लाइबिलिटी रजिस्टर। देखिए, अक्सर अगर आपसे कोई पूछे कि लाइबिलिटी रजिस्टर में जो भी अमाउंट शो किया जाता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डेफिनेटली वो रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइबिलिटी टू पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी या जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। ठीक है। तो लाइबिलिटी रजिस्टर में हमें क्या शो करना है बच्चे? कहते हैं लाइबिलिटी रजिस्टर हमें शो करता है हमारी टोटल लाइबिलिटी को। अब एक बच्चा कहता है कि सर एक बात बताओ, लाइबिलिटी रजिस्टर में जो हमारी लाइबिलिटी शो होती है वो कैसे शो होती है? बिल्कुल सही। तो बच्चे आप सबको मालूम है कि हर आदमी अपनी GSTR 1 क्या आउटवर्ड लाइबिलिटी, आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न भरता है ना? तो आप मुझे बताओ, जैसे ही कोई पर्सन अपनी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न भरेगा थ्रू GSTR 1 तो क्या होगा? सर इसका मतलब आप ये कह रहे हो द मोमेंट आई विल फर्निश माई GSTR 1 उसमें मैं अपनी आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न भरूंगा, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दैट आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न क्या मेरी लाइबिलिटी मेरी ई लाइबिलिटी रजिस्टर में शो करेगी? बिल्कुल सही। ठीक है जी। आपको ना ये ध्यान रखना है कि आपका जो लाइबिलिटी रजिस्टर होता है ना, जो भी आपका लाइबिलिटी रजिस्टर होता है वो डेबिट हो जाता है बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या एनी अदर पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न फाइल्ड बाय यू अंडर GSTR 1। ठीक है सर। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने रिटर्न में शो करा कुछ और, लेकिन आपके अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग्स हुई और उस प्रोसीडिंग्स के अंदर आपकी कुछ डिमांड निकल गई, तो क्या वो भी मेरे लाइबिलिटी रजिस्टर में डेबिट हो जाएगी? बिल्कुल। हमेशा याद रखो कि आपका लाइबिलिटी रजिस्टर जो होता है वो डेबिटेड होता है या तो आपकी खुद की वजह से जो आप अपने रिटर्न में डिक्लेयर करते हो, और अगर आप कम डिक्लेयर कर रहे हो और बाद में कोई प्रोसीडिंग्स की वजह से कोई ऑर्डर पास हो जाता है तो क्या वो भी आपकी लाइबिलिटी रजिस्टर में शो करेगा? बिल्कुल। ठीक है जी। तो इसका मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका लाइबिलिटी रजिस्टर जो होगा दैट विल स्टैंड डेबिटेड, ठीक है जी, बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स, बाय द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, फी, पेनल्टी या एनी अदर पेमेंट। ठीक है जी।
ये इन सब चीजों से डेबिट होता जाएगा, या तो ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न विच इज फाइल्ड बाय यू, या ऑन द बेसिस ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स जो उस एक्ट में चल रही थी। ठीक है सर। अब मुद्दा ये है कि ये लाइबिलिटी रजिस्टर में जो अमाउंट मेरा डेबिट में आ चुका है, यानी कि जो मेरी लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है, वो पे ऑफ कैसे होगा। तो अब ध्यान से देखेंगे। कहते हैं एनी लाइबिलिटी विच इज स्टैंडिंग टू योर ई लाइबिलिटी, हाउ इट इज गोइंग टू गेट डिस्चार्ज। तो आप सबको मालूम है कि इसको डिस्चार्ज करने के दो तरीके होते हैं, या तो हम यूज करते थे अपना क्रेडिट लेजर, या फिर हम यूज करते थे अपना कैश लेजर। हाँ सर, बिल्कुल सही है। या तो हम यूज करते थे अपना क्रेडिट लेजर, या फिर हम यूज करते थे अपना कैश लेजर। ठीक है सर। तो अब क्वेश्चन ये था कि या तो आप अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू पेमेंट करोगे, या फिर अगर आईटीसी सफिशिएंट नहीं है तो आप कैश से पेमेंट करोगे। लेकिन आपको याद होगा मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं, इफ यू रिमेंबर, जिन्हें आप क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते, जिन्हें आपको पे ही थ्रू कैश लेजर। वैसे तो हम जनरल बोलते हैं कि लाइबिलिटी रजिस्टर की पेमेंट कैन बी मेड थ्रू क्रेडिट एज वेल एज थ्रू कैश लेजर। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, कुछ पेमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको पे करने के लिए क्रेडिट लेजर का इस्तेमाल नहीं होता। इफ यू रिमेंबर, वो कौन सा था? अगर तुम्हारी लाइबिलिटी इज बिकॉज ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ड्यू टू ऑन इनवर्ट सप्लाई। मैंने कोई इनवर्ट सप्लाई लिया है और उस पर आरसीएम लगा हुआ है, मुझे वो पे करना है, तो याद रखना वो लाइबिलिटी टू पे मैं कैश लेजर से ही पे करता हूं, क्रेडिट यूज नहीं करता। ठीक है सर। इसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी या अदर पेमेंट्स, इनको आप नहीं पे कर सकते यूजिंग क्रेडिट लेजर। इन्हें भी आपने कैसे पे करना है? थ्रू कैश लेजर। ठीक है सर। और अगर आपको याद हो तो सेक्शन 51 52 हमने पढ़ा था, टीडीएस टीसीएस। याद रखना, जो लोग टैक्स डिडक्ट करते हैं या टैक्स कलेक्ट करते हैं, क्या वो डिडक्ट और कलेक्ट करके क्या गवर्नमेंट को पे करते हैं? लेकिन जब वो पे करेंगे ना, तो याद रखना वो पेमेंट वो यूजिंग क्रेडिट लेजर नहीं कर सकते, क्या उन्हें भी यूजिंग कैश लेजर ही पे करना होता है। एंड कॉम्पोजिशन स्कीम वाले तो आपको मालूम ही है कि दोज हु आर रजिस्टर्ड इन कॉम्पोजिशन स्कीम, डेफिनेटली क्या उनके क्रेडिट में होते ही नहीं है कुछ भी, तो क्या उन्हें भी पेमेंट करनी होती है थ्रू कैश लेजर। इसका मतलब ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब अगर आपसे कोई पेपर में आ जाए, क्या लाइबिलिटी रजिस्टर को पे करने के लिए क्या हमें क्रेडिट और कैश दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इज देयर एनी एक्सेप्शन? तो हम क्या बोलते हैं, जनरल लॉ तो यही है कि आई कैन यूज क्रेडिट लेजर ऑल्सो, आई कैन यूज कैश लेजर ऑल्सो, बट फॉर दीज पेमेंट्स क्या वी हैव टू यूज ओनली ई कैश लेजर, वहां पर क्रेडिट इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है सर। तो अब जो मैं लॉ पढ़ाने जा रहा हूं ना, वो इनके अलावा है। इसका मतलब मैं मान के चल रहा हूं कि मुझे सीजीएसटी का टैक्स पे करना है, जो कि मेरी आउटवर्ड सप्लाई पे था। तो डेफिनेटली क्या उसका आंसर यही होगा कि सर पहले आप यूज कर लीजिए अपना, वेरी गुड, क्रेडिट लेजर, और अगर क्रेडिट लेजर कम पड़े तो क्या आप फिर कैश लेजर इस्तेमाल कर लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो हम उनके अलावा बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है सर। तो अब वो क्या कह रहे हैं, थ्रू आईटीसी आप अपनी लाइबिलिटी पे कर सकते हो, अदर देन दोस्त जो मैंने पढ़ाया, अवेलेबल इन ई क्रेडिट लेजर। यहां पे लिखा भी हुआ है ओनली टैक्स ऑन आउटवर्ड सप्लाई। याद रखना, आरसीएम वाला क्रेडिट लेजर से पे नहीं होता, कैन बी पेड थ्रू ई क्रेडिट लेजर। उम्मीद करता हूँ ये लाइन आपको समझ आ रही है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया। ठीक है सर। अब आ जाते हैं मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स। हमें जो क्रेडिट्स पड़े हुए हैं उनको यूज कैसे करना है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस पर मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी कराऊंगा। कहते हैं अगर आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हुआ है तो आप उसे पहले इस्तेमाल करेंगे फॉर आईजीएसटी। ठीक है जी। पहले आप उसको आईजीएसटी में इस्तेमाल करो, फिर उसको आप इस्तेमाल करोगे सीजीएसजी यूटीजीएसटी एट द ऑप्शन ऑफ टैक्स पेयर। मतलब आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में इस्तेमाल करने के बाद आपकी मर्जी है कि आप उसको सीजीएसजी किसी भी ऑर्डर में इस्तेमाल करो, पहले एसजी में करो, पहले सीजी में करो, दोनों में कर लो, ये आपकी मर्जी होती है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है सर। तो आपने पहले कहाँ यूज करना है? आईजीएसटी में। एंड इफ यू रिमेंबर, तो हमने एक रूल पढ़ा था 88A, जो अगर आपने मेरे से क्लासेस पढ़ी है ढंग से, तो मैंने कहा था कि अब से एक रूल आ गया कि जब तक आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म ना हो फॉर डिस्चार्ज ऑफ योर लाइबिलिटीज, तब तक हम सीजीएसटी और एसजीएसटी का क्रेडिट इस्तेमाल नहीं करते। हाँ सर, याद है हमें। तो कौन मुझे बताएगा, अगर मैं कहूं कि आईजीएसटी का क्रेडिट पूरा खत्म हो गया है, तो अब क्या करना है? तो अब आप यूज करोगे सीजीएसटी का क्रेडिट फॉर पेमेंट ऑफ सीजीएसटी, बच जाएगा तो फॉर पेमेंट ऑफ आईजीएसटी।
ठीक है सर। ऐसी SGST UTGST का पहले यूज करोगे अपने अपने हेड में, और उसके बाद बच जाएगा तो IGST। ठीक है सर। और GST कॉम्पनसेशन सेस हमेशा GST कॉम्पनसेशन सेस में ही होता है। ये अगर आपको याद हो तो मैंने ITC की रिवीजन में बताया भी था। सेक्शन 11 ऑफ GST कॉम्पनसेशन सेस बहुत क्लियर है कि GST सेस की लाइबिलिटी को पे करने के लिए GST सेस का ही क्रेडिट इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है सर। और मैंने यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, ITC ऑफ IGST शेल बी एग्जॉस्टेड देन ओनली CGST एंड SGST का क्रेडिट विल बी यूटिलाइज्ड। ठीक है सर। ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो गया। सर आपने कहा कि हम लोग जब भी पेमेंट करेंगे ना तो वो हमारे ई लाइबिलिटी रजिस्टर में शो करेगा। वो लाइबिलिटी रजिस्टर में जो भी लाइबिलिटी शो कर रही है उसको पे करने के लिए जनरल लॉ ये कहता है कि आप क्रेडिट लेजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कैश भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में खाली कैश ही यूज होता है। क्रेडिट लेजर को इस्तेमाल करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि आपके ऊपर एक हिरार्की है। पहले आपको IGST का क्रेडिट पूरा एग्जॉस्ट करना है, उसके बाद ही क्या CGST और SGST के क्रेडिट्स का इस्तेमाल करना है। IGST को एग्जॉस्ट करने के लिए पहले IGST में इस्तेमाल होगा, और जो बच जाएगा क्या वो CG और SG और UTGST एज द केस में भी एट द ऑप्शन ऑफ जो भी आप टैक्स पेयर है उसकी ऑप्शन के अनुसार वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है सर, समझ आ गया सर। ठीक है जी। अच्छा एक चीज मैं आपसे पूछूं, वैसे तो आपको मालूम है क्रेडिट लेजर के अंदर जो अमाउंट आया है वो कैसे आता है। सर वेरी सिंपल, GSTR 2 से आता है। 2 तो हम भरते नहीं है तो सर 2A से आता है, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्रेडिट लेजर के अंदर क्या GSTR 2A जो हमारे को ऑटो पॉपुलेट करती है, क्या वहां से हम जो जो एक्सेप्ट करते रहते हैं क्या वो सारे क्रेडिट्स आ जाते हैं। ठीक है सर। फिर उन क्रेडिट को हम इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओके सर। नेक्स्ट देखेंगे जरा, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ई कैश लेजर। अब ई कैश लेजर का इस्तेमाल कैसे होता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान रखना। देखिए गवर्नमेंट कहती है कि ई कैश लेजर में आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने CGST के हेड में अगर आपने कैश जमा कराया है तो वो कहीं पर भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। SGST के हेड में अगर आपने जमा कराया है तो वो कहीं नहीं इस्तेमाल हो सकता। IGST के हेड में जमा कराया है तो वो कहीं इस्तेमाल नहीं हो सकता। सर क्या मतलब, सर ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्रेडिट लेजर में हमने पढ़ा कि IGST का क्रेडिट IGST के बाद CG और SG कहीं पर भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अगर आपके कैश लेजर में IGST में पड़ा हुआ है तो याद रखना वो पैसा CG SG में कभी भी इस्तेमाल नहीं होता। कैश लेजर वाला जो होता है वो जिस मेजर हेड में पड़ा हुआ है वहीं पर इस्तेमाल होगा, वो इंटर हेड इस्तेमाल नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ये मैं बात कर रहा हूं कैश लेजर्स की। ठीक है जी, अब आराम से पढ़ेंगे जरा। कहता है द अमाउंट ऑफ कैश डिपॉजिटेड फॉर CGST SGST UTGST IGST सेस इन द कैश लेजर कैन बी यूज फॉर पेमेंट ऑफ CGST SGST UTGST GST कंपनसेशन सेस लाइबिलिटी रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब समझते हैं ना। CGST का कैश लेजर CGST में यूज होता है, SG का SG में, UT का UT में, IG का IG में, सेस का सेस में। ये मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना। यहाँ पे आराम से लाइन कर लो अंडरलाइन, नो इंटर हेड एडजस्टमेंट इज अलाउड फॉर मेजर हेड्स इन ई कैश लेजर्स। सर हमने तो पढ़ा था IGST कैन बी यूज फॉर IGST देन CG और SG। सर वो क्रेडिट लेजर यूज हो सकता है। कैश लेजर में अगर पैसा IGST के हेड में पड़ा हुआ है तो वो IGST के हेड में ही इस्तेमाल होगा, वो अन्य मेजर हेड में इस्तेमाल नहीं होता है। इस पर मैं अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा। CA के अंदर इस बात पे 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ लिया, ये भी हमने पढ़ लिया। चलो अब देखो CA इंटर में क्वेश्चन क्या आया। कहते हैं ई कैश लेजर बैलेंस 5,000 रुपए अंडर मेजर हेड ऑफ IGST पड़ा हुआ था। क्या ये यूज किया जा सकता है फॉर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटी ऑफ मेजर हेड ऑफ CGST। अब अगर हमने ये कैश लेजर ना होता, अगर ये क्रेडिट लेजर होता तो आप आंसर लिखते यस। IGST हेड का क्रेडिट लेजर का बैलेंस CGST हेड की लाइबिलिटी में इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है जी।
लेकिन ध्यान रखना, कैश लेजर की अगर ये बात करेगा और अगर बैलेंस आईजीएसटी के मेजर हेड में पड़ा हुआ है और लाइबिलिटी सीजीएसटी के मेजर हेड में है, तो वो इस्तेमाल नहीं की जाएगी, ये ध्यान रखना। तो आपका यहां पर आंसर क्या लिखना है? नो। नो क्या लिखेंगे नो में? लाइबिलिटी ऑफ सीजीएसटी कैन नॉट बी डिस्चार्ज्ड by using balance of e-cash ledger in IGST। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं ये अच्छे से समझ गए आप, ये मार्क कर लीजिएगा अच्छे से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसी पर बेस्ड फाइनल में भी एक क्वेश्चन आया नवंबर 2018 5 मार्क्स का। ठीक है जी, देखो वो कहता है कि कैश लेजर ऑफ एक्स लिमिटेड में कुछ इस तरह से हमें दिख रहा था। मेजर हेड सीजीएसटी में इतना टैक्स दिख रहा था, इतना इंटरेस्ट में इतना। आप समझो, ये लाइबिलिटी नहीं बता रहा मैं कह रहा हूं कि कैश लेजर में इतना पैसा पड़ा हुआ था, यानी कि सीजीएसटी के मेजर हेड में टोटल 41,800 पड़ा हुआ था इस तरह से, एसजीएसटी के मेजर हेड में इतना पैसा पड़ा हुआ था इस तरह से, और आईजीएसटी के मेजर हेड में इतना पैसा पड़ा हुआ था। ठीक है जी, ठीक है सर। अब हुआ ये कि लाइबिलिटी हमें पे करनी थी सीजीएसटी की 75, एसजीएसटी की 75। आपको बताना है पे कैसे करना है। अगर इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट सीजीएसटी इतना, ठीक है जी, और लेट फी भी दिया हुआ है, आप बताओ कैसे पे करना है। तो अब मैं बड़ा आराम से समझाऊंगा, ध्यान से देखना। देखो यहां लिखेंगे सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, इनके ई कैश लेजर में, याद रखना मैं बार बार ई कैश लेजर बोलता हूं तभी एडजस्टमेंट नहीं, अगर क्रेडिट होता तो कर देता मैं। यहां पे टैक्स, इंटरेस्ट और फी, ठीक है जी, ये हमारे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ है। 40,000 यहां पड़ा है, 1,000 यहां पड़ा हुआ है और 800 यहां पड़ा हुआ है। ठीक है जी, 80,000 यहां पड़ा हुआ है, 400 यहां पड़ा हुआ है, 1,200 यहां पड़ा हुआ है, 45,000 यहां पड़ा हुआ है, 200 यहां पड़ा हुआ है और यहां कुछ भी नहीं है। अब हमें ना कैश लेजर में से अपनी लाइबिलिटीज पे करनी है, ध्यान से देखना। वो कहता है 75,000 आपको सीजीएसटी पे करना है। आप मुझे बता दो, क्या यहां से 40,000 पे हो सकता है? भाई कैश लेजर में 40 पड़ा हुआ था सीजीएसटी के, और हमें पे कितना करना था 75, तो हम पे कितना कर सकते हैं? 40। ठीक है सर, तो कैश लेजर हमारा हो गया नील। तो क्या 35,000 अभी भी पेबल आ जाएगा सीजीएसटी। सीजीएसटी का इंटरेस्ट कितना देना है? 1,200। यहाँ 1,000 पड़ा हुआ है तो 1,000 पूरा यूज कर लो, तो इंटरेस्ट कैश लेजर भी खत्म हो गया, और यहाँ पे 200 रुपये अभी भी आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है जी, सीजीएसटी के हेड में बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, फी देनी थी 775, तो हमने यहाँ पे अभी भी 25 रुपये हमारे बचे हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ये पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको पे करना है बेटा अभी भी। ठीक है, एसजीएसटी में आपने पे करना था 75, पड़ा हुआ था 80, क्या अभी भी कैश लेजर में 5,000 पड़ा हुआ है? ठीक है सर। इंटरेस्ट हमें पे करना था यहाँ पर 1,200, अगेन पड़ा हुआ है 400, तो क्या हमारे को ये नील हो गया? तो क्या हमें 800 अभी भी पे करना है? ठीक है सर, और फीस 775, तो कितना आएगा? 425। अच्छा ठीक है सर, आईजीएसटी में हमने कुछ पे ही नहीं करा, तो क्या ये सारा बैलेंस एज इट इज बचा रह गया? अब प्रॉब्लम समझो क्या है जो मैं कह रहा हूं। हालांकि अभी भी हमारे ई कैश लेजर के अंदर देखो पैसा पड़ा हुआ है, एसजीएसटी में 5 पड़ा हुआ है, आईजीएसटी में 45 पड़ा हुआ है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ये 5 और 45 को यूज करके क्या मैं ये 35 पे कर सकता हूं? आंसर इज नो। तो अब क्या होगा, ये वाला तो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट पीरियड के लिए, और क्या आपको जमा कराना पड़ेगा। अब देखो कितना जमा कराना पड़ेगा आपको, 35,000 जमा कराना पड़ेगा सीजीएसटी हेड में टैक्स के नाम से,
200 रुपये जमा कराने पड़ेंगे CGST हेड में इंटरेस्ट के नाम से, और 800 रुपये जमा कराने पड़ेंगे SGST में इंटरेस्ट के नाम से। ये आपको पेमेंट करनी पड़ेगी टोटल, इसका मतलब 36,000 रुपये अभी भी आपको पे करना है, बट हेड क्या करना है वो आपको मैंने बता दिया। ओके सर, ठीक है सर, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट हमें समझ आ गया है। लॉक कर दें इसको सर, बिल्कुल लॉक कर दीजिए, बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए, अब मेरे ख्याल से ये पॉइंट हमें पूरा समझ आ गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया बेटा कौन कौन सी पेमेंट हमें कैश लेजर से यूज करनी है। अच्छा, अब क्वेश्चन है कि कैश लेजर में पैसा कैसे आता है। जैसे क्रेडिट लेजर में तो पैसा आता है GSTR 2A से, अब कैश लेजर में पैसा कैसे आता है वो समझेंगे जरा। देखिए, हम लोगों को ना क्या करना होता है, कैश लेजर में पैसा जमा कराने के लिए पहले आपको एक कॉमन पोर्टल पर आपको एक चालान जनरेट करना होता है बच्चे। ठीक है ना, पहले आपको एक कॉमन पोर्टल पे जाकर एक चालान जनरेट करना पड़ता है। जैसे ही आप चालान जनरेट करेंगे ना, तो आपको एक कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि 14 डिजिट का होता है वो इशू हो जाएगा, विच विल बी वैलिड फॉर 15 दिन। यानी कि वो जो चालान आपको इशू किया गया है दैट विल बी वैलिड फॉर 15 डेज। ठीक है सर। अब आपने क्या करना है, यूजिंग दैट चालान आपने क्या करना है, पेमेंट करनी है। जैसे ही आप यूजिंग दैट चालान पेमेंट करोगे तो आपको एक कोड इशू हो जाएगा CIN, जिसको हम बोलते हैं चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि 17 डिजिट का होता है। 14 डिजिट सेम है CPIN होते हैं, और 3 डिजिट जो होता है वो बैंक कोड होता है। ठीक है सर। तो इसका मतलब कैश लेजर में पैसा डालने के लिए क्या पहले चालान बनेगा, चालान बनते ही क्या हमें CPIN इशू हो जाएगा, फिर हम यूजिंग दैट चालान क्या हम पेमेंट करेंगे, हमें CIN आ जाएगा। तो ये एक तरह से प्रूफ आ गया आपके पास कि आपने पेमेंट कर दिया है। सर अब एक बात बताओ, पेमेंट कैसे करनी है, ये अच्छा क्वेश्चन। पेमेंट कैसे करनी है, या तो आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करो थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, या क्रेडिट डेबिट कार्ड यूज करो थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, नेफ्ट या RTGS यूज करो थ्रू ऑथराइज्ड बैंक, या ओवर द काउंटर भी आप पेमेंट कर सकते हो, लेकिन अप टू 10,000 पर चलान पर टैक्स पीरियड। ठीक है ना। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपका टैक्स ओवर द काउंटर समझते हैं ना, मतलब विंडो के अक्रॉस जाकर भी आप पे कर सकते हो, लेकिन आपको उस केस में 10,000 से ऊपर की पेमेंट अलाउ नहीं होगी। बाय कैश दो, चेक दो, या डिमांड ड्राफ्ट दो। ठीक है सर। लेकिन अब इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वो ये कि ये जो 10,000 का मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाया है ये नहीं लगता अगर पे करने वाला खुद सरकार हो या एनी अदर नोटिफाइड कैटेगरी पर्सन। ठीक है सर। या फिर रिकवरी करी जा रही है ऑफ द आउटस्टैंडिंग ड्यूज बाय द ऑफिसर्स। अगर आपसे कोई रिकवरी किया जा रहा है तो दैट अमाउंट विच इज रिकवर्ड कैन बी डिपॉजिटेड इन कैश। ठीक है ना, ओवर द काउंटर पेमेंट हो जाती है उसकी, उसमें 10,000 का कोई लिमिट भी नहीं होता। ठीक है। या फिर अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय GST ऑफिसर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन या एनफोर्समेंट, तो वहां पर भी ये 10,000 से ज्यादा का अमाउंट भी ओवर द काउंटर एक्सेप्ट हो जाता है। ठीक है सर। तो अगर पेपर में आ जाता है कैश लेजर में कैसे डिपॉजिट्स होंगे, तो ये सारे मोड्स हैं। ठीक है जी। बस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कैश लेजर से पे करेंगे, ओवर द कैश लेजर के लिए पे करेंगे ओवर द काउंटर, तो लिमिट इज 10,000। वो लिमिट ऑफ 10,000 नहीं लगती 3 केसेस में। ओके सर, समझ आ गया सर। चलिए, अब हम करेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आइए देखते हैं। फ्रॉम गिवन इंफॉर्मेशन फाइंड द अमाउंट ऑफ GST पेबल इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2020। ठीक है सर। हमने इंट्रा स्टेट इनवर्ड सप्लाई ए का लिया है 50,400 इंक्लूडिंग GST। हमने इंटर स्टेट इनवर्ड सप्लाई बी का लिया है 82,600 इंक्लूडिंग GST। हमारी आउटवर्ड सप्लाईज भी दी हुई हैं, इंटर स्टेट फॉर ए, इंटर स्टेट फॉर बी, एंड इंट्रा स्टेट भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये हमारी आउटवर्ड सप्लाई है, ये हमारी इंटर स्टेट सॉरी इनवर्ड सप्लाईज है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या है, आपको GST पेबल कितना है वो पता लगाना है। ठीक है जी। तो मैं आपके साथ कैलकुलेशन करूंगा, बड़े ध्यान से देखेंगे। तमीज क्या कहती है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है कि अमाउंट टैक्स पेबल, तो आपने हमेशा पहले जो कॉलम बनाना है ना, वो आपने मेजर हेड्स बनाने हैं और पहले अपनी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी लिख लेनी है। ठीक है सर। देखो, आउटवर्ड टैक्स के अंदर आराम आराम से पढ़ना मेरे साथ। हमने इंटरस्टेट करा ए 40,000, तो क्या 12% ऑफ 40,000 क्या मेरा IGST लाइबिलिटी आ गया होगा।
बिल्कुल सही सर। तो IGST लाइबिलिटी 4800 कैसे आया सर? 40,000 का 12%। ठीक है, फिर हमने इंटरस्टेट करा बी, तो हमारा 18% 25,000 का, तो 18% 25,000 का 4500, तो हमारी IGST लाइबिलिटी स्टैंड कर गई। तो टोटल IGST लाइबिलिटी मेरी आ गई 9300। प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना बेटा, ठीक है सर। अब आ जाओ, हमने इंट्रा स्टेट भी कुछ माल बेचा है 35,000 का, 18% उसके ऊपर GST है, 9 CG होगा 9 SG होगा। तो अब आप क्या करो, 35,000 का 9% CG में लिख दो, 9% SG में लिख दो। ठीक है सर, तो ये हमारी लाइबिलिटीज आ गई। ठीक है, और ये सारी की सारी लाइबिलिटी हमारी टैक्स कंपोनेंट में आ रही है। इसका मतलब इसका जो माइनर हेड होगा वो टैक्स होगा, प्रिज्यूमिंग इंटरेस्ट पेनल्टी फी वगैरह नहीं लगा हुआ। ठीक है सर। अब मेरा क्वेश्चन है, हमारे पास क्रेडिट्स, तो क्रेडिट होते हैं हमारे पास इनवर्ड सप्लाईज के। तो मैं आपको फिर से दिखाया तो हमारी इनवर्ड सप्लाईज का स्टेटस क्या है। हमने इंट्रा स्टेट सप्लाई लिया है 50,400, ये इंक्लूडिंग GST है। तो कौन बताएगा, 50,400 डिवाइड बाई 112 इंटू 12 करोगे तो क्या हमारे पास, क्योंकि इंट्रा स्टेट है तो जो भी आंसर आएगा उसका हाफ हाफ CGSG में डाल दो। बिल्कुल सही है। तो हमने इंट्रा स्टेट में 2700 यहाँ डाला, 2700 यहाँ डाला। ये कैसे आया, समझ आया? 50,400 डिवाइड बाई 112 इंटू 12 करना, 5400 आ जाएगा, जिसमें 2700 CG होगा, 2700 SG होगा। ठीक है सर। आपने इंटरस्टेट सप्लाई भी लिया है 82,600 का, जिसमें 18% GST इंक्लूडेड है। तो 82,600 डिवाइड बाई 118 इंटू 18 पहले कैलकुलेट कर लो, और फिर वो यहाँ पर आप लिख सकते हो। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, समझ आ गया। तो मैंने अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया, मैं तो सिर्फ जो लिखा था उसको प्रेजेंट कर दिया। अब मैं सिखा रहा हूँ पेमेंट कैसे करनी है। उसके लिए आई विल अप्लाई रूल 88A। ध्यान से देखना। देखो, आपने यहां पर लिखना है IGST, CGST, SGST। यहां पे आपने लिखनी है लाइबिलिटी। आप चेक कर सकते हैं 9300, 3150 एंड 3150। ठीक है जी, बिल्कुल सही है सर। अच्छा, अब हमें लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करना है, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस। कौन बताएगा फर्स्ट प्रेफरेंस में क्या IGST अपने IGST में इस्तेमाल हो जाएगा? ठीक है सर। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन है, IGST का क्रेडिट कितना पड़ा हुआ है? 12,600। आपने यूज कितना कर रहा सर? 9300। तो क्या 3,300 बच गया? हाँ सर। तो अब मेरा क्वेश्चन है, क्या 3,300 मैं यहां पर भी यूज कर सकता हूं, यहां पर भी, और क्या मैं दोनों में भी कर सकता हूं? ठीक है सर। तो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। अगर लाइबिलिटीज बराबर होती हैं तो अगर आप चाहो, गलत कुछ भी नहीं होगा, आपकी मर्जी है, 1650 इसको दे दो, 1650 इसको दे दो, बस ये ध्यान रखो। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूं मैं। आपके पास 3300 था, गवर्नमेंट ने तो बोला तुम्हारी मर्जी है, जो मर्जी करो, तो व्हाट आई डिड, आधा इसको दे दिया, आधा इसको दे दिया। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम सेकंड प्रायोरिटी पे। अब मेरा एक क्वेश्चन समझो पहले, क्या IGST पूरा एग्जॉस्ट हो चुका है? हाँ सर। अब मैंने क्या कहा था, जब IGST का क्रेडिट पूरा खत्म हो जाए तो क्या अब आप CG इस्तेमाल करो। ठीक है सर। लेकिन CG का क्रेडिट, अब देखो ध्यान से, CGST का क्रेडिट पड़ा कितना हुआ है मेरे पास? 27। अब आप मुझे बताएंगे 2700 का क्रेडिट क्या पहले मैं CG में इस्तेमाल करूंगा? बिल्कुल सही। तो अब आप मुझे बताओ, 3150 की लाइबिलिटी थी, 1650 मेरी उतर चुकी है, तो क्या मेरी 1500 लाइबिलिटी स्टैंड कर रही है? तो क्या CGST का क्रेडिट 1500 यहां से लेस हो गया? अब जो 1200 बचा है, क्या वो SG में इस्तेमाल होगा? नो, क्योंकि CG का क्रेडिट या तो CG या IG में इस्तेमाल करना नहीं, क्योंकि IG की कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या ये क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा? ठीक है सर। तीसरे नंबर पे मेरा क्वेश्चन है, क्या ये खत्म हो गया हमारा पूरा? बिल्कुल। अब मुझे बताओ, क्या SGST का भी हमारे पास क्रेडिट पड़ा हुआ है 2700? ठीक है सर।
और SGST की भी लाइबिलिटी 1500 आ रही है, क्या वो मैं यहाँ यूज कर लूँ? ठीक है सर, तो क्या इसका भी हमारे पास बैलेंस 1200 बचेगा? बिल्कुल सही है सर। तो अब आप मुझे बताओ तुम्हारी नेट लाइबिलिटी थ्रू कैश कितनी आएगी? सर नील। तो क्या हमने सारा पेमेंट यूजिंग क्रेडिट लेजर पे कर दिया और हमारे पास एंड में ये क्रेडिट्स भी बच जाएंगे अपने अपने मेजर हेड्स के अंदर? ठीक है सर, ठीक है जी, तो ये हमारा इतना क्रेडिट लेजर जो है वो बचेगा। ओके सर, डन। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन हमें समझ आ गया है। डन डन डन। प्लीज इसकी स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट कर लीजिएगा। फोटो ले लो जरा इस क्वेश्चन की ना। बोलो बेटा। चलिए, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट। ये ICAI के स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। देखिए, आउटवर्ड सप्लाईज हमने करी है इंट्रा स्टेट 8 लाख, इंटर स्टेट 3 लाख, परचेजेस करी है इंट्रा स्टेट इतना, इंटर स्टेट इतना। हमारे पास शुरू में बैलेंस पड़ा हुआ था हमारे क्रेडिट लेजर के अंदर, ये क्रेडिट लेजर का बैलेंस है 30 30 70, और हमारे रेट ऑफ टैक्स 9+9 और IGST 18 इनवर्ड आउटवर्ड दोनों पे। ठीक है जी, और क्वेश्चन आप समझ चुके हो, क्या करना है मुझे? अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है सर, अब देखो मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले CGST, पहले हम एक सिंपल सा चार्ट बनाएंगे, CGST, SGST, IGST। ठीक है ना, देखो पहले हमेशा क्या करना है आपने, आउटवर्ड लाइबिलिटीज और क्रेडिट्स, ठीक है ना, फिर हम बाद में रूल 88A फॉलो करेंगे। रूल 88A पहले कभी फॉलो नहीं करना, पहले हमेशा फॉर्मेट बनाओ। अब देखो, पहले आ जाओ हमारी आउटवर्ड सप्लाई पे, ठीक है ना, इंट्रा स्टेट, फिर हम लिखेंगे इंटर स्टेट। अच्छा, हम मान के चल रहे हैं ये सारा एक्सक्लूडिंग टैक्सेस है, तो बताओ 8 लाख इंट्रा स्टेट है ना, तो 72,000, 72,000 99%, ये आ गया हमारी लाइबिलिटी। ठीक है सर, और 3 लाख इंटर स्टेट है तो उस पर 18%, 54,000, ये हमारी लाइबिलिटीज आ गई बेटा। ठीक है, अब क्रेडिट्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखो ओपनिंग बैलेंसेस, याद रखना ये क्रेडिट लेजर है मेरा, इसके ओपनिंग में CG में पड़ा हुआ है 30 30 70। ठीक है सर, इसके अलावा क्या हमने ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड क्या परचेजेस करी है? अच्छा, हम ना हर बार ये मान के चलते हैं कि जो हमने परचेजेस करी हैं हमारे सप्लायर ने डिक्लेयर भी कर दिया होगा और वो 2A में शो भी कर रहा होगा, तभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ। हाँ सर, ठीक है। अब बताओ इंट्रा स्टेट जो परचेज करी है वो आपने कितनी करी है? 3 लाख, तो 3 लाख का 9%, और इंटर स्टेट आपने करी है 50,000, 50,000 का 18%, 9,000। यानी कि हमारे क्रेडिट्स कितने पड़े हैं वो भी लिख लो, 57, 57, 79। ये प्रेजेंटेशन ध्यान रखो तभी समझ आएगा हाउ टू अटेम्प्ट अ क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम रूल 88A फॉलो करेंगे, देखो कैसे। यहां लिखो मेजर हेड IGST, CGST, SGST, लाइबिलिटी लिख दो। IG की देखो कितनी है, 54, 72, 72 फर्स्ट। IGST का क्रेडिट उठा लो, CGST का क्रेडिट उठा लो, SGST का क्रेडिट उठा लो। ठीक है, ध्यान से देखते रहो, 57, 57, 79।
ठीक है सर। अब मैंने क्या बोला, 79 का आईजीएसटी क्रेडिट पहले यहां पे यूज करो। कितना बचा, 25। अब मैंने क्या कहा, जब तक ये खत्म ना हो जाए इन्हें यूज नहीं कर सकते, तो आप क्या करो, 12.5 12.5 दोनों में इस्तेमाल करो। ठीक है सर। तो अब आप मुझे बताओ, क्या हम सेकंड में जाएंगे? अब क्यों, लाइबिलिटी खत्म तो हुई नहीं अभी। हाँ, तो सीजीएसटी का इस्तेमाल होगा। देखो कैसे, सीजीएसटी 57। पहले मुझे बताओ, अगर मैं पूरा 57 इस्तेमाल कर लूं, तो क्रेडिट खत्म हो गया। ठीक है सर। और थर्ड में, क्या हम एसजीएसटी का भी पूरा 57 इस्तेमाल कर लें? ठीक है सर, ये भी खत्म हो गया और ये भी खत्म हो गया, यानी कि सारे क्रेडिट्स हमारे खत्म हो गए। ठीक है सर। तो अब मुझे बताओ, जो बैलेंस लाइबिलिटी आएगी, क्या वो थ्रू ई कैश लेजर पेबल हो जाएगी? बिल्कुल सही। तो आईजीएसटी की तो लाइबिलिटी मेरी नील है। अब यहां मुझे बताओ कितना रह गया मेरा, मेरे ख्याल से 2,500 रुपये, आप चेक कर लीजिएगा, है ना? ठीक है। और 2,500 यहाँ रह गया। तो इसका मतलब अब आपको थ्रू ई कैश लेजर 2,500 सीजीएसटी पे करना है और 2,500 एसजीएसटी पे करना है। बहुत बढ़िया सर। तो ये आपका मेरे ख्याल से आईसीएआई का स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। सबको समझ आ गया हाउ टू अटेम्प्ट। डन सर। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा। आओ देखो जरा। कहते हैं, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 एक्स लिमिटेड ने फॉलोइंग सप्लाई करी थी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई हमारी थी 26,80,000 एक्सक्लूडिंग जीएसटी इंट्रा स्टेट। टैक्सेबल वैल्यू इंटर स्टेट 5 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है सर। परचेजेस हमने करी थी, परचेज करी थी कार, सिटिंग कैपेसिटी 8 पैसेंजर्स फॉर एम्प्लॉइज। अब मुझे बताओ, कार का क्रेडिट मिलता ही नहीं है, क्या ये ब्लॉक क्रेडिट्स है? हमने इनपुट खरीदे थे इंट्रा स्टेट 10 लाख रुपए के एक्सक्लूडिंग टैक्स। ये हमारे टैक्स फिगर्स है। करें सर? बिल्कुल। अच्छा, हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंसेस भी दिए हुए हैं, सीजी इतना, एसजी इतना, आईजी इतना। ठीक है सर। देखो, अब मैं तुम्हें तरीका फिर से याद करा रहा हूँ, ये मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको अटेम्प्ट करना आ जाए। यहां लिखना है आपने अपना जो भी आपकी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है, यहां लिखना है आपने जो भी आपकी इनवर्ड टैक्स लाइबिलिटी है। ठीक है सर। अब आउटवर्ड और इनवर्ड में आपने क्या करना है वो ध्यान रखो, चेक करके देखना सबने। इंट्रा और इंटर दोनों है, तो यहाँ पे आप सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी तीनों लिखेंगे। ठीक है, ये तीनों लिखने हैं आपने, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है सर। अब 26,80,000 कैलकुलेट करो जरा इसको। 26,80,000 का 9%, 241,200 एंड 241,200। ठीक है जी, ये हमारी इंट्रा वाली आ गई। ऐसे ही जरा इंटर वाली देखना, 5 लाख है ना, सीधा ही 18% 90,000 होगा, तो आईजीएसटी में 90 लिख दो। ये हमारी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटीज आ गई अलग अलग हेड्स में। ठीक है सर। अब हमारे क्रेडिट्स की ओर चलते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो, 4 लाख, 4,96,000 एड जो आपने ड्यूरिंग द ईयर अवेल करे होंगे। कार खरीदी थी उसका तो अवेलमेंट हुआ नहीं होगा। 10 लाख का आपने इंट्रा स्टेट खरीदा था, तो डेफिनेटली 90-90 यहां से आया होगा, 90 सीजी का क्रेडिट, 90 एसजी का क्रेडिट। तो आपके आईटीसी क्रेडिट लेजर के अंदर 4,90,000 सीजी दिख रहा होगा, 4,90,000 एसजी दिख रहा होगा और ये 96 दिख रहा होगा। और हमारी लाइबिलिटीज आ रही होंगी 241,200, 241,200 एंड 90,000। ठीक है बेटा।
ये रूल 88A लगाओ। कैसे सर? IGST, CGST, SGST, जो आपने पे करना है वो पहले आप लिख दीजिए। बताओ IG कितना पे करना है? IG मैंने पे करना है सर 90। ये मैंने पे करना है 241 200, 241 200। और मेरे पास ITCs जो पड़े हुए हैं, IGST, CGST, SGST। बताओ IGST का कितना पड़ा हुआ है? 96। CG का कितना पड़ा हुआ है? 490। और SG का भी कितना पड़ा हुआ है? 490। ठीक है जी, हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, आप क्या करिए, ये जो IGST का 96,000 पड़ा हुआ है, क्या पहले फर्स्ट प्रायोरिटीज को खत्म करना है? 90 तो ये अपने में यूज हो गया, 3 इन दोनों को दे दो। एग्जॉस्ट हो गया? हाँ सर। सेकंड, 241 200 में से 3000 तो पे हो चुका है, क्या 238 200 यहां से पे हो जाएगा? ठीक है सर। और क्या 238 200 यहां से पे हो जाएगा? सर ये तो बड़ा आसान है, बिल्कुल। क्या लाइबिलिटी थ्रू ई कैश लेजर? सर देनी ही नहीं पड़ेगी, और इतना इतना क्रेडिट हमारा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा टू द नेक्स्ट पीरियड। वेरी सिंपल सर, मजा आ गया सर, बिल्कुल सही है। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, सोचना जरा दिमाग लगा के। चलो मैं एक क्वेश्चन ही कराता हूं आपको नेक्स्ट। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा आपको करने के लिए, फिर हम छोटी छोटी 2 अमेंडमेंट डिस्कस करेंगे। और लास्ट में कमेंट में आपने मुझे बताना है कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर आप करना चाहते हो जिसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको लगता है कि हमें बहुत ज़रूरत है और हमने उसकी प्रैक्टिस कम करी हुई है। ठीक है जी, फिर हम वो चैप्टर करेंगे। चलो, मिस्टर एक्स रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ गुड्स पे GST अंडर रेगुलर स्कीम एंड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ। उसने इंटर स्टेट करी है, इंट्रा भी करी है, और उसके पास क्रेडिट एट द बिगिनिंग भी है, और उसकी इंट्रा स्टेट परचेजेस भी हैं। ये हमारे रेट्स हैं। शुरू करें। ये आया था बच्चे मई 2008 के अंदर। ठीक है सर। सबसे पहले हमेशा क्या चेक करना है? आउटवर्ड। ठीक है ना, आपका GST पेबल चेक करना है, फिर आपने ITC चेक करना है, फिर रूल 88A लगाना है, CGST, SGST, IGST, ओपनिंग बैलेंस प्लस जो भी आपने अवेल करा होगा, GST पेबल, IGST, CGST, SGST। ठीक है जी। अब देखो जरा ध्यान से, आपने इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई करी है 10 लाख की, जिसके ऊपर 18%, यानी कि इंटर स्टेट है तो आपके ऊपर 1,80,000 का IGST लाइबिलिटी आ गया। और इंट्रा स्टेट है 2 लाख का 18%, 36,000, 18 यहां आ गया, 18 यहां आ गया। ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस चेक करो, 30 30 25, CG 30, SG 30, 25 IG। और हमने ड्यूरिंग द पीरियड इंट्रा स्टेट परचेजेस करी थी 5 लाख, तो 9 9 45 45 हमारे पास थ्रू इंट्रा स्टेट परचेज क्रेडिट भी आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ आप ये समझ पा रहे हो आप क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ आ गया 75 75 25। ठीक है सर, यहाँ तक क्लियर? बिल्कुल सर। अब जो हम रूल 88A लगाते हैं वो चेक करते हैं। यहाँ लिखो IGST, CGST, SGST। यहाँ पे लिखो आपकी लाइबिलिटीज क्या है, चेक करो क्या लाइबिलिटी है। 180 18 18। ठीक है सर। और IGST, CGST, SGST के क्रेडिट्स कितने पड़े हैं वो भी देख लो।
सर हमारे पास पड़ा है आईजी का 25, यहाँ 75, यहाँ 75। शुरू करें बेटा। अब देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, कितना आसान था। फर्स्ट प्रेफरेंस, क्या आईजीएसटी को एग्जॉस्ट करो, और एग्जॉस्ट करने के लिए क्या आईजीएसटी पहले आईजीएसटी में इस्तेमाल करो। लो जी, क्या ये आगे यूज ही नहीं हो पाया। ठीक है। सेकंड, 75 पड़ा हुआ है, सीजीएसटी क्या पहले सीजी में यूज होगा। 18, कितना बचा सर, हमारे पास बचा है 57। तो क्या 57 यहां यूज कर लो, बिल्कुल सही है। थर्ड बताओ, एसजीएसटी में इस्तेमाल करो। ठीक है, इसमें भी कितना बचा 57। इसको भी क्या 57 पूरा दे दूं मैं, देखो कहीं ज्यादा ना हो जाए बस। 57, 57, 25, 139। ठीक है सर, 180 था। अब हमें ई कैश लेजर से क्या पे करना है वो बता दो। सर सीजी और एसजी तो पे ही नहीं करना। अच्छा ये है या अब खत्म हो गई, अभी इनके क्रेडिट पूरा यूज हो गए हैं। ठीक है जी। अब ई कैश लेजर से 180 हमने देना था, 139 आईजीएसटी पेड हो चुका है। क्या 41 आप यहाँ पे और जमा करा देना। सर मजा आ गया। सो दिस इज हाउ वी यूज रूल 88A। ठीक है जी, आई एम वेरी श्योर। अच्छा बार बार बच्चा मेरे से पूछता है कई बार, सर ये इसका एक्सेस आप आधा आधा यूज करते हो, जरूरी तो नहीं है। सर बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये मैंने करा आप मत करना, आप जैसे मर्जी करना, किसी में भी कैसे भी यूज कर लेना। ठीक है सर, तो उम्मीद करता हूं हमारा हमारा ये पेमेंट का चैप्टर विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आ गया है। अब आ जाओ जरा इसके कुछ अमेंडमेंट्स में। अब सर अमेंडमेंट्स क्या थी इसमें वो मैं आपको बता देता हूं। वेरी सिंपल अमेंडमेंट, ठीक है, वेरी सिंपल अमेंडमेंट। आपको याद होगा OIDAR सप्लायर ऑफ सर्विसेज, जो कि आउटसाइड इंडिया होता था, अगर वो इंडिया में अपनी सर्विसेज सप्लाई कर रहा था किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड ना हो, आई होप सो आपको याद होगा, जो कि अगर आपको याद हो तो मैंने ऐसे पढ़ाया था हाउस होल्ड सेक्टर को, तो अंडर फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म क्या OIDAR को इंडिया में टैक्स पे करना होता था। हाँ सर याद है हमें, और उसका मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन होता था सेक्शन 24 में। हाँ सर। अब होता क्या है कि OIDAR जब उस पेमेंट को करेगा तो डेफिनेटली उसके पास कभी भी क्रेडिट्स नहीं होते, क्योंकि वो इंडिया से बाहर बैठकर अपनी सर्विसेज दे रहा था, तो उसके पास ITCs तो होंगे नहीं। क्या वो पेमेंट थ्रू कैश लेजर पे करेगा, बिल्कुल। तो अब गवर्नमेंट ने ना उसके लिए ना 3 फैसिलिटीज OIDAR को दी हुई है। ठीक है, और अमेंडमेंट ये है कि उसमें से एक हटा ली गई है। ठीक है, 3 कौन सी थी पहले मैं बताया तो, पहला OIDAR इंडिया में जब वो सर्विसेज दे रहा था तो डेफिनेटली क्या वो डिफरेंट स्टेट्स में दे रहा होगा, और क्योंकि हमें मालूम है कि जीएसटी के अंदर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होता है, तो गवर्नमेंट ने ना उसको एक फैसिलिटी दी कि इंस्टेड ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन इन एवरी स्टेट आप सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। ये सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट में कहा गया। इसका मतलब अगर पेपर में आ जाता है कि OIDAR सर्विसेज प्रोवाइडर अगर दिल्ली में भी सर्विस दे रहा है, और अगर वो बैंगलोर में भी दे रहा है, बिहार में भी दे रहा है, यूपी में भी दे रहा है, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन हर स्टेट में मैंडेटरी है? आंसर इज नो। क्या उसको सिंगल रजिस्ट्रेशन लेना होता है? ये पहली फैसिलिटी है। दूसरा, कैश लेजर में जब हम पेमेंट करने की बात करते थे तो मैं आपको ऑप्शन देता था, या तो आप ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, नेफ्ट, RTGS, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या OTC। इन लोगों को एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी दिया हुआ था, वो आप देख लीजिए क्या था, कि इनको कहा गया था कि OIDAR ना थ्रू IMT यानी कि इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर भी पेमेंट कर सकता है थ्रू स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क। क्या होता है? सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। इसका मतलब इनको ये कहा गया था कि आपके लिए हम लोग एक IMT थ्रू स्विफ्ट
जो भी पेमेंट नेटवर्क होगा वो हम गेटवे खोल देंगे, आप उसके थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो इसका मतलब जितने भी OIDAR वाले पेमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं? थ्रू IMT यूजिंग स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क। ठीक है सर, तो दो फैसिलिटी हो गई। तीसरा, इनको एक ऑप्शन दिया गया था कि आप कैश पे करने के लिए GST के कॉमन पोर्टल पे ना पे करके एक सेपरेट पोर्टल बनाया गया था इजीएस्ट, वहां पे कर सकते हो। अब ये इजीएस्ट क्या था? इलेक्ट्रॉनिक अकाउंटिंग सिस्टम फॉर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। बस अब गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्योंकि ये पोर्टल अभी तक बुक्स में तो इन्होंने ऑप्शन दे दिया था इनको, बट यूज नहीं हो रहा था, तो अब रूल 87 से ये एलिमिनेट हो गया। तो इसका मतलब हम इनके पास तीन फैसिलिटी नहीं है, दो है। पहला कौन सा? सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट कैन बी मेड थ्रू IMT, और पोर्टल अब इनको GST का कॉमन पोर्टल ही इस्तेमाल करना है। ईजीएस्ट वाला पोर्टल जो था, जो इनको बीच में अलाउ किया गया था, बट वो अब अलाउ नहीं किया जाएगा। तो आई एम वेरी श्योर कोई दिक्कत नहीं है सर। हमें बस याद रखना है कि OIDAR के पास दो ही फैसिलिटीज है। पहला कि वो पेमेंट कर सकता है थ्रू IMT यूजिंग स्विफ्ट पेमेंट नेटवर्क। दूसरा, वो पेमेंट करेगा और उसके लिए रजिस्ट्रेशन वो सिंगल ले सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और उसको एक फैसिलिटी और दी गई थी कि इंस्टेड ऑफ कॉमन पोर्टल ऑफ GST, क्या वो ईजीएस्ट पोर्टल पे भी जाके पे कर सकता है, बट वो फैसिलिटी अब इससे ले ली गई है। अब उसको GST कॉमन पोर्टल पे ही पे करना होगा। ठीक है सर। दूसरी अमेंडमेंट जो है वो क्या है? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आपको याद हो तो हमने ऐसे पढ़ा था कि अगर मेरा किसी ने TDS या TCS काटा था, तो वो टैक्स डिडक्टर या टैक्स कलेक्टर वो पैसा काट कर जमा कराता था, और वो जो भी जमा कराता था वो मेरे 2A में शो करता था, और फिर हम एक्सेप्ट करते थे और वो हमारे कैश लेजर में आ जाता था। हाँ सर, आपने बताया था। आपने जब, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रूल 87 में ये लाइन पढ़ाई है। आप बेशक किताब अभी भी खोल लीजिएगा, यू विल फाइंड दैट लाइन, कि TDS और TCS डिडक्टर जब भी पेमेंट करते हैं वो हमारे कैश लेजर के अंदर डिपिक्ट करता है 2A के थ्रू। इसका मतलब पहले वो 2A में जाता है और फिर 2A से हम एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे कैश लेजर में आता है। अब रूल 87 में उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हटा दिया है। इसका मतलब TDS TCS वाले अब जब पेमेंट करेंगे ना, तो वो 2A से कैश लेजर में नहीं आएगा, डायरेक्ट कैश लेजर में आएगा। अच्छा, तो अगर मेरा किसी ने टैक्स काटा है या टैक्स कलेक्ट किया और वो जब जमा कराएगा, पहले क्या होता था, वो 2A में आता था, मैं एक्सेप्ट करता था, फिर वो मेरे कैश लेजर में आता था। अब ऐसा नहीं होगा। क्या वो डायरेक्ट मेरे कैश लेजर में आएगा? बिल्कुल सही सर। ठीक है ना। तो ये मूवमेंट हटा दी गई है। ठीक है सर। तो ये छोटी छोटी दो अमेंडमेंट्स थी। आई एम वेरी श्योर सबको समझ आ गया है। ठीक है सर। अब आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, और फिर आपने मुझे बताना है नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हैं मिशन 2.0 के अंदर, और आपको ये भी बताना है कि इस मिशन से आपको कितना फायदा हो रहा है, और हम लोग इस मिशन को कंटिन्यू करें या इसको बंद करके कोई और चीज प्लान करें। ठीक है जी। तो ये आपने मुझे आज बताना है। अकॉर्डिंगली वी विल प्लान नेक्स्ट क्लास हमें किस चीज की देनी है। ठीक है जी। तो ठीक है सर, लिखिए क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन प्लीज मैं जब देता हूं तो सारे बच्चे इसका आंसर जरूर दिया करो, आपका नॉलेज बढ़ेगा इससे। ठीक है ना। ठीक है सर। अगर मैं ये कहूं कि IGST में मेरी लाइबिलिटी पड़ी हुई थी 30,000 रुपए की, और CGST में मेरी लाइबिलिटी है 40,000 की, और SGST में मेरी लाइबिलिटी है 40,000 की। ठीक है जी। और मेरे पास क्रेडिट्स पड़े हुए हैं IGST, CGST एंड SGST के अंदर। यहाँ क्रेडिट पड़ा हुआ है 15, यहाँ क्रेडिट पड़ा हुआ है लेट्स से 45, और यहाँ पे भी क्रेडिट पड़ा हुआ है 45। ठीक है जी। आपको ये बताना है हाउ मच अमाउंट पे करना है थ्रू कैश लेजर, और वो भी किस हेड में पे करना है। ठीक है जी। वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई एम वेरी श्योर आप इसको बता पाएंगे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ट्यून, और बहुत जल्द मिलेंगे विद द नेक्स्ट क्लास।